नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा सपना क्या है? वो कौन सा काम है जिसके बारे में प्रधानमंत्री 24 घंटे सोचते हैं? वो कौन सा लक्ष्य है जिसे मोदी 10 साल में हासिल नहीं कर पाए हैं? टारगेट सेट है, संकल्प पहले से लिया हुआ है, लेकिन काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मोदी अब सिर्फ उसी एक मकसद को पूरा करने के लिए अपना शासन करना चाहते हैं। उसी एक लक्ष्य के लिए मोदी वोट मांगते हैं। और मोदी का वो सपना 2025 में कहां तक पहुंचेगा और मोदी के साथ हमारा देश कहां तक पहुंचेगा, आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। हमारा लक्ष्य साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। हर पल, हर क्षण देश के लिए है। और इसलिए 24/7 मैं 2047 के लिए काम कर रहा हूं। 24/7 for 2047। भारत ने 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लिया है। 24/7 मैं 2047 के लिए खप जाऊंगा। मोदी 3.0 विकसित भारत की नींव को मजबूत करने के लिए पूरी शक्ति लगा देंगे। आज एक एक भारतीय का लक्ष्य 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का है। आज के युवाओं के सामने भी विकसित भारत का लक्ष्य है। आपका वोट विकसित भारत बनाएगा, ये मोदी की गारंटी है। ये विकसित भारत के प्रण की जीत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सपना दिखा रहे हैं। आज से नहीं, पिछले 1-1.25 साल से हर दिन हर भारतीय को मोदी यही सपना दिखाते हैं। यह सपना है विकसित भारत का। हमें अगले 25 वर्षों के तेज विकास की नींव रखनी है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना है। यह उनका चुनावी वादा भी है और उनकी सरकार की आधिकारिक घोषणा भी। अभी तो गाड़ी टॉप गियर में ले जाना है, अभी तो रनवे पर है, नई ऊंचाइयों को पार करना है। 2025 शुरू हो रहा है। 2047 आने में 22 साल बचे हैं। 22 साल के बाद भारत की आजादी के 100 साल पूरे होंगे। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि आजादी के शताब्दी वर्ष में भारत विकसित देश की कतार में खड़ा हो जाए। भारत के विकास के लिए हम समंदर से भी टकरा सकते हैं, लहरों को भी चीर सकते हैं। कैसा होगा विकसित भारत? प्रधानमंत्री जो ख्वाब दिखा रहे हैं और जिस ख्वाब में हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता को शामिल करना चाहते हैं, वो विकसित भारत आखिर होगा कैसे?
क्या ये लुभावने नारे गढ़ने के उस्ताद नरेंद्र मोदी का सबसे नया सियासी सूत्रवाक्य है? अब मोदी भारत के लिए आने वाले 5 साल ही नहीं 25 साल का रास्ता बना रहा है। भारत 1000 साल के लिए सशक्त हो, मोदी उसकी नींव तैयार कर रहा है। और मोदी ये सब क्यों कर रहा है? क्योंकि मोदी रहे या न रहे, देश हमेशा रहेगा। मोदी के विरोधी प्रधानमंत्री के आइडिया का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन की लाइन में खड़ा करके मोदी विकसित भारत का झूठा सपना दिखा रहे हैं। बात में कुछ दम तो है। गरीबी अब भी देश की सबसे बड़ी समस्या है। हर बेघर को पक्का घर देने का टारगेट पूरा नहीं हुआ है। 2 वक्त का भोजन जुटाना भी करोड़ों परिवारों के लिए रोज का चैलेंज है। 2 जोड़ी कपड़े भी लाखों भारतीयों के लिए एक ख्वाब है। आजादी के 78 साल बाद भी देश की मूल समस्या रोटी, कपड़ा और मकान है। ठंड की इन सर्द रातों में रैन बसेरे एक हकीकत है। बेघर, बेसहारा लोग छत और एक कंबल के लिए यहां चले जाते हैं। लेकिन देश ने तरक्की की है, इसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बना और अब हम सूर्य का अध्ययन करने के लिए गगनयान भेज रहे हैं। इंडियन रेलवे की सूरत बदल रही है, भारतीय सड़कों की तस्वीर बदल रही है। भारत अब स्पेस में एक्सपेरिमेंट करता है, स्पेस में 2 सैटेलाइट्स को कनेक्ट करता है। मैं आपके बच्चों के लिए विश्वास लेकर के आया हूं। मैं आपको विकसित भारत देकर जाने वाला हूं। देश की तरक्की को समझने के लिए बहुत ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी के शासन के 10 साल को ही देखते हैं। 2014 से 2024 के बीच भारत की जीडीपी $1.8 ट्रिलियन से बढ़कर $3.97 ट्रिलियन हो गई है। प्रति व्यक्ति आय $1560 से बढ़कर $2540 हो गई। इंडियन इकोनॉमी की ग्लोबल रैंकिंग 10वें नंबर से बढ़कर 5वें नंबर पर आ गई और मोदी का प्रण है कि इसी कार्यकाल में यानी 2029 से पहले वो भारत को 3रे नंबर की इकोनॉमी बना देंगे। आजादी के बाद गांधी जी की सलाह पर अगर कांग्रेस को भंग कर दिया गया होता तो आज भारत कम से कम 5 दशक आगे होता। अमेरिकी मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक मॉर्गन स्टैनले का अनुमान है कि भारत 2027 तक जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। संकल्प है तो सिद्ध होगा। भारत ने यह पहले भी करके दिखाया है। इकोनॉमी बड़ी होने का असर दिखता भी है। छोटे बड़े किसी भी शहर में चले जाइए, आपको नई सड़कें बनती हुई दिख जाएंगी। क्रेन और जेसीबी की मदद से हो रहा कंस्ट्रक्शन दिख जाएगा। नरेंद्र मोदी के शासन के 10 वर्षों में भारत में एयरपोर्ट 74 से बढ़कर 152 हो गए। इंटरनेट यूजर 5 करोड़ 89 लाख से बढ़कर 77 करोड़ 13 लाख हो गए। डिजिटल पेमेंट 4.4% से बढ़कर 76.1% हो गया। मेट्रो शहर 5 से बढ़कर 20 हो गए। एम्स 7 से बढ़कर 22 हो गए। एमबीबीएस की सीटें 51,000 से बढ़कर 1 लाख से ऊपर हो गई। हाईवे 25,700 किलोमीटर से बढ़कर 53,700 किलोमीटर के हो गए और एक्सप्रेसवे 680 किलोमीटर से बढ़कर 4,067 किलोमीटर हो गए। भारत के हर गांव तक बिजली पहुंच गई। हर पंचायत को ब्रॉडबैंड से जोड़ दिया गया। तरक्की के हाईवे पर भारत का पेस गजब का है, मगर विकसित देश बनने की तरफ हमारा रूट बहुत लंबा है। मोदी गरीबों को फ्री राशन दे रहे हैं। क्या फ्री राशन देने से भारत विकसित देश बन जाएगा? मोदी आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं। क्या हर नागरिक को मुफ्त इलाज की सुविधा देने से भारत विकसित देश बन जाएगा? मोदी पीएम आवास योजना चला रहे हैं। क्या हर बेघर को पक्का घर देने से
भारत विकसित देश बन जाएगा? मोदी ने हर गांव तक बिजली पहुंचा दी है। क्या हर घर तक बिजली पहुंचाने से भारत विकसित देश बन जाएगा? मोदी हर घर तक नल से जल पहुंचा रहे हैं। क्या शौचालय के बाद नल से जल भारत को विकसित देश बना देगा? हमने 4 करोड़ गरीब परिवारों को पक्का मकान देने का लक्ष्य पूरा कर लिया। अब हमारी गारंटी है कि 2 करोड़ और परिवारों को घर बना करके देंगे। और मैं गोवा के मेरे साथियों आपसे भी कहता हूं, आपके गांव में, आपके इलाके में अगर कोई परिवार पक्के घर से छूट गया हो, अगर आज भी वो झुग्गी झोपड़ी में रहता है, तो उनको बताना मोदी जी आए थे, मोदी जी ने गारंटी दी है कि आपका मकान भी पक्का बन जाएगा। असल में मोदी सरकार उन सारे फ्रंट्स पर बहुत कुछ कर रही है जो जनता की बुनियादी समस्याओं से जुड़े हैं। लेकिन यह भी सच है कि विकसित भारत के लिए इससे बहुत कुछ ज्यादा करने की जरूरत है। तो सवाल है कि नरेंद्र मोदी भारत को विकसित देश कैसे बनाएंगे? मोदी का डेवलप्ड इंडिया वाला प्लान क्या है? विकसित भारत बनाने के लिए कितना जंप लगाना पड़ेगा? विकसित भारत के लिए मोदी को कितना पंप लगाना पड़ेगा? विकास के डबल इंजन में और कितने इंजन जोड़ने पड़ेंगे? नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, तब से उनका बहुत सारा समय बुनियादी सुविधाओं को ठीक करने में निकल गया। बीजेपी के लोग ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में कहते हैं कि मोदी का पहला कार्यकाल गड्ढे भरने में निकल गया, दूसरा कार्यकाल जमीन समतल करने में चला गया, अब तीसरे कार्यकाल से असली काम शुरू हो रहा है। विकसित भारत का लक्ष्य इसी तीसरे कार्यकाल में बना है। एक तरफ नया भारत बन रहा है, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी, कांग्रेस और इनका इंडी गठबंधन अभी भी 20वीं सदी की दुनिया में जी रहा है। एनडीए की सरकार कह रही है कि हम हर घर को सूर्य घर बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हर घर की छत पर सोलर प्लांट हो, उससे वो घर भी कमाएं और उसे बिजली भी मुफ्त मिले। लेकिन इंडी गठबंधन अभी भी लालटेन की लौ के ही भरोसे जी रही है। किसी विकसित देश की मोटी मोटी पहचान क्या है? प्रति व्यक्ति आय ज्यादा हो, नागरिकों का जीवन स्तर ऊंचा हो, साफ सफाई का स्तर बढ़िया हो, खेती पर निर्भरता कम हो, इकोनॉमी में सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की प्रधानता हो, गरीबी और बेरोजगारी दर कम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचा मजबूत हो, सड़कें, टेलीकॉम, इंटरनेट सिस्टम वर्ल्ड क्लास हो, हेल्थ केयर और एजुकेशन सिस्टम विकसित हो और शासन प्रशासन यानी सरकार की नीतियां स्थिर हों। अब देखिए इन पैमानों पर भारत कहां स्टैंड करता है। भारत में प्रति व्यक्ति आय कम है। हमारी प्रति व्यक्ति आय असल में विकासशील देशों के पैमाने पर भी नीचे है। भारतीय अर्थव्यवस्था अब भी खेती पर आधारित है। खेती भारत में 42% लोगों के लिए रोजगार का साधन है, जबकि जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी केवल 18% है। भारतीय अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा खनन और लो वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा है। इंफ्रास्ट्रक्चर आधा अधूरा और पब्लिक सर्विस कमजोर है। भारत में गरीबी और गैर बराबरी का लेवल ज्यादा है। एक्सप्रेसवे, टेलीकॉम और इंटरनेट सिस्टम जरूर वर्ल्ड क्लास है। हेल्थ केयर और एजुकेशन सिस्टम विकसित हो रहा है। आज कई विकसित देशों में भी ऐसी डिजिटल व्यवस्था नहीं है जो बेतिया में, चंपारण में उपलब्ध है। विदेशी नेता जब मुझसे मिलते हैं तो पूछते हैं कि मोदी जी आपने ये सब इतनी जल्दी कैसे किया? तब मैं उन्हें कहता हूं कि मोदी ने नहीं, ये भारत के नौजवानों ने किया है। मोदी ने तो भारत के हर युवा को उनके हर कदम पर
साथ देने की गारंटी दी है। भारत में एक इंडिकेटर ऐसा भी है जो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के बाकी विकासशील देशों से हमें अलग करता है। यहां राजनीतिक, आर्थिक और वित्तीय उथल-पुथल नहीं है। इस मामले में हिंदुस्तान में विकसित देशों जैसी स्थिरता है। साउथ कोरिया में 24 घंटे के अंदर आपातकाल वाला ड्रामा हो जाता है। भारत में ऐसा नहीं होता। हमारे इंस्टीट्यूशंस इतने मजबूत हैं कि यहां इस तरह का कुछ हो ही नहीं सकता। यहां यह जानना जरूरी है कि वर्ल्ड बैंक और IMF का पैरामीटर क्या है। तो आपको बता दें कि वर्ल्ड बैंक ने अब तक अलग अलग देशों को विकसित और विकासशील देशों की कैटेगरी में बांटना बंद कर दिया है। वर्ल्ड बैंक प्रति व्यक्ति ग्रॉस नेशनल इनकम यानी GNI के आधार पर देशों की कैटेगरी बनाता है। GNI का पता लगाने के लिए वर्ल्ड बैंक एटलस मेथड का इस्तेमाल करता है। वर्ल्ड बैंक के इसी क्लासिफिकेशन के आधार पर लोग विकसित और विकासशील का क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। वर्ल्ड बैंक का क्लासिफिकेशन देखिए। पहली कैटेगरी है लो इनकम कंट्रीज की। प्रति व्यक्ति GNI $1135 या इससे कम। लो इनकम कंट्रीज में वो देश शामिल हैं जहां औद्योगिकीकरण कम है, गरीबी ज्यादा है, इकोनॉमी खेती पर निर्भर है और बुनियादी सुविधाएं सीमित हैं। इसके ऊपर का लेवल है लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज का, जिनकी प्रति व्यक्ति GNI $1136 से $4465 के बीच निर्धारित की गई है। इस कैटेगरी में वो देश हैं जो धीरे धीरे कृषि से इंडस्ट्री की ओर बढ़ रहे हैं, जहां सर्विस सेक्टर का विस्तार हो रहा है, लेकिन गरीबी की समस्या बरकरार है। इसके ऊपर हैं अपर मिडिल इनकम कंट्रीज, जिनकी प्रति व्यक्ति ग्रॉस नेशनल इनकम $4466 से $13,845 के बीच है। इसमें वो देश शामिल हैं जो अपनी इकोनॉमी को अलग अलग सेक्टर में बढ़ा रहे हैं, जहां बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हो चुका है और जीवन का स्तर ऊपर उठ चुका है। वर्ल्ड बैंक की कैटेगरी में सबसे ऊपर है हाई इनकम कंट्रीज। प्रति व्यक्ति GNI $13,846 या इससे अधिक है। इन देशों में हाई स्टैंडर्ड लिविंग, हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर है, जहां का इंफ्रास्ट्रक्चर फुल डेवलप है। वर्ल्ड बैंक के पैमाने पर भारत कहां खड़ा है? 2023 में हमारी प्रति व्यक्ति ग्रॉस नेशनल इनकम $2,540 रही। 2022 में यह $2,400 थी, यानी एक साल में हमारी इनकम 5.83% बढ़ी है। वर्ल्ड बैंक के पैमाने पर यह तेज विकास है। भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी लंबा सफर तय करना है। लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज से हाई इनकम कंट्रीज तक पहुंचने के लिए भारत को पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम $2,540 से बढ़ाकर $13,846 से ऊपर ले जानी होगी, यानी प्रति व्यक्ति आमदनी में कम से कम 5 गुना बढ़ोतरी करनी होगी, वो भी रुपए में नहीं बल्कि डॉलर के टर्म में। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, ये रोजगार का बहुत बड़ा माध्यम होता है। इसमें मजदूर हो, ड्राइवर हो, सर्विसेज से जुड़े लोग हो, इंजीनियर हो, ऐसे अनेक क्षेत्रों के रोजगार इससे पैदा होते हैं। यानी ये जो हजारों करोड़ रुपए सरकार लगा रही है, ये पैसा बिहार के सामान्य परिवारों के पास ही पहुंचेगा। नरेंद्र मोदी की तरह एक और देश के नेता ने अपने देश को विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीन की प्रति व्यक्ति आय को $30,000 तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है और 2049 में वो चीन को दुनिया का सबसे विकसित और सबसे शक्तिशाली देश बनाने की हसरत रखते हैं। 2049 में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता को 100 साल होंगे। जिनपिंग ने उसी को माइलस्टोन बनाया है। गौर करने वाली बात यह है कि जिनपिंग के लक्ष्य में मिलिट्री पावर बढ़ाना भी शामिल है। जिनपिंग की नीतियों से पश्चिमी दुनिया के विकसित देशों को खतरा हो सकता है, जबकि भारत किसी भी देश के लिए खतरा नहीं बन रहा। क्या प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाने से भारत विकसित देश बन जाएगा? तेल उत्पादक खाड़ी के कई देशों जैसे सऊदी अरब, कुवैत, UAE और ओमान की प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा है। वहां के लोगों की औसत आमदनी यूरोप के कई देशों से भी ज्यादा है, लेकिन खाड़ी के देश विकसित देश नहीं कहलाते। मतलब ये कि सिर्फ प्रति व्यक्ति आय बढ़ाकर भारत विकसित देश नहीं बन सकता। क्या इकोनॉमी का साइज बढ़ने से भारत विकसित देश बन जाएगा? क्या नंबर 3 की इकोनॉमी बनने से भारत विकसित देश बन जाएगा? जवाब है नहीं। चीन की इकोनॉमी तो बहुत बड़ी है। चीन का GDP भारत से 4 गुना है।
दुनिया में नंबर 2 की इकोनॉमी चीन को भी आज तक विकसित देश का तमगा नहीं मिला, यानी इकोनॉमी की साइज का विकसित भारत बनने से कोई सीधा रिश्ता नहीं है। क्या अरबपतियों की संख्या बढ़ने से भारत विकसित देश बनेगा? नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। फोर्ब्स मैगजीन के अरबपतियों की लिस्ट में सबसे ज्यादा 813 अरबपति अमेरिका के हैं। दूसरे नंबर पर चीन है, जहां 473 अरबपति फोर्ब्स की लिस्ट में शामिल हैं। भारत के 200 अरबपतियों को फोर्ब्स की लिस्ट में जगह मिली है। अरबपतियों की लिस्ट में चीन अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है और भारत तीसरे नंबर पर, यानी अरबपतियों की संख्या बढ़ने से भी भारत विकसित देश नहीं बनेगा। आगे बढ़ने से पहले चीन का केस समझना होगा। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, फिर भी उसे विकसित देश का तमगा नहीं मिला। क्यों? प्रति व्यक्ति आमदनी के मामले में चीन अपर मिडिल इनकम कंट्रीज में शामिल है। 2022 में जब भारत की प्रति व्यक्ति औसत आमदनी $2400 थी, तब चीन की प्रति व्यक्ति जीएनआई $13,720 थी। चीन हाई इनकम कंट्री की सीमा यानी $13,846 के करीब था, फिर भी चीन विकसित देश नहीं कहला पाया। जिनपिंग के देश में आर्थिक गैर बराबरी बहुत ज्यादा है। शहरी क्षेत्रों जैसे शंघाई और बीजिंग में इनकम लेवल ज्यादा है, लेकिन ग्रामीण इलाकों और अंदरूनी राज्यों में विकास की रफ्तार धीमी है। वहां लोगों की आमदनी कम है, हेल्थ केयर और शिक्षा का लेवल डाउन है। चीन के ग्रामीण इलाकों में हर व्यक्ति के पास बेहतर इलाज की सुविधा नहीं है। अच्छे स्कूल और कॉलेज की भी कमी है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानवीय विकास सूचकांक के पैमाने पर भी चीन विकसित देशों से कमजोर है। 2022 में चीन का HDI 0.768 था, जबकि भारत का HDI 2022 में 0.644 था। आपको भी लगता होगा कि जो मुकाम चीन को नहीं मिला वो भारत को कैसे मिलेगा? दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और हैदराबाद डेवलप हो भी गए तो क्या होगा? विकसित भारत बनाने के लिए पूरे भारत को डेवलप करना होगा। बलिया कैसे डेवलप होगा? बस्तर कैसे आगे बढ़ेगा? बुलंदशहर कैसे विकसित होगा? और बुल्ढाना कैसे विकसित होगा? आपके सपने ही मेरा संकल्प है। मेरा पल पल आपके लिए है। मेरा पल पल देश के लिए है। और इसलिए मैं कहता हूं 24/7 मैं 2047 के लिए खप जाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी को दिया आपका वोट विकसित भारत बनाएगा, ये मोदी की गारंटी है। रामद्रोही षड्यंत्रों में लगे हैं, षड्यंत्रों में लगे हैं। लगातार कोई ना कोई षड्यंत्र करना, कोई ना कोई देश के खिलाफ षड्यंत्र करना, समाज के लिए खिलाफ षड्यंत्र करना। पहले देश को बांटा, फिर क्षेत्र और भाषा के आधार पर बांटा, और अब जातियों को लड़ाने का काम भी कर रहे हैं। ये लड़ाएंगे, अपमानित करवाने का काम करेंगे। लेकिन बहनों और भाइयों, हमें तो विकसित भारत के लिए एकजुट होकर के कमल खिलाने का काम करना है। नरेंद्र मोदी ने सपना तो दिखा दिया है, लेकिन यह सच कैसे होगा? भारत इकोनॉमिक सुपर पावर कैसे बनेगा? याद रखना होगा कि हमारी आबादी पूरे यूरोप की आबादी से ज्यादा है। भारत का क्षेत्रफल भी बहुत छोटा नहीं है। अमेरिका और कनाडा को छोड़ दें तो इतने बड़े एरिया का कोई देश विकसित देश की श्रेणी में है ही नहीं। सुपर पावर कहलाने वाला रूस भी विकसित देश नहीं माना जाता। हाल फिलहाल इतनी बड़ी आबादी के साथ कोई देश विकसित देश नहीं बन पाया है। लेकिन कुछ मिसाल हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अमेरिका और यूरोप का नहीं, एशिया के ही एग्जाम्पल्स हैं। एशिया का ओरिजिनल विकसित देश केवल जापान है, जो विकास के हर पैमाने पर यूरोप के बराबर है। कुछ पैमाने पर तो जापान यूरोप से भी आगे है। जापान के अलावा 4 एशियाई देश हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर विकसित देश का तमगा हासिल किया है। ये 4 एशियन टाइगर्स कहलाते हैं। ये हैं हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान। हांगकांग 1980 के दशक में विकसित देश बना। वजह रहा हाई लिविंग स्टैंडर्ड और सर्विस बेस्ड इकोनॉमी। की फैक्टर फ्री मार्केट पॉलिसी, स्ट्रैटेजिक लोकेशन, फाइनेंशियल और ट्रेड सेक्टर की कामयाबी। सिंगापुर 1990 के दशक की शुरुआत से विकसित देश माना जाने लगा। सिंगापुर का की फैक्टर है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी, टेक्नोलॉजी और शिक्षा पर फोकस,
कुशल शासन प्रशासन, ग्लोबल फाइनेंशियल और ट्रेड हब। दक्षिण कोरिया भारत के साथ ही आजाद हुआ। इसने युद्ध भी झेला, फिर भी विकसित देश बन गया। दक्षिण कोरिया को 1990 से 2000 के बीच विकसित राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली। दक्षिण कोरिया को OECD की सदस्यता 1996 में मिली। इसी समय वर्ल्ड बैंक ने इसे विकसित देश की मान्यता दी। दक्षिण कोरिया का की फैक्टर रहा हैवी इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, शिक्षा पर खर्च और एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी। ताइवान का विकसित राष्ट्र वाला दर्जा विवादित है। चीन ने इस पर कब्जा करने की टाइमलाइन तय की हुई है। ताइवान को सन 2000 के आसपास हाई इनकम स्टेट माना जाने लगा। की फैक्टर रहा सेमीकंडक्टर्स का उत्पादन, वैश्विक व्यापार साझेदारियां, स्ट्रेटेजिक लोकेशन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हब। एशियन टाइगर्स साइज में छोटे हैं, आबादी में कम हैं, इनका मैनेजमेंट आसान था। इन्होंने ग्लोबलाइजेशन को बहुत पहले अपना लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया, एडवांस इंडस्ट्री में पैसा लगाया और अपना लिविंग स्टैंडर्ड हाई किया। भारत के लिए विकसित भारत बनना भगीरथ योजना है। इस लक्ष्य को अचीव करने का रास्ता लंबा है, लेकिन हमारे पास संसाधन है, युवा आबादी है, भौगोलिक परिस्थितियां हैं और सबसे बढ़कर देश को आगे ले जाने वाला लीडर है। अखिलेश यादव ने जिस तरह से शिवलिंग का उपहास किया, उससे क्या मुसलमान खुश हो गए? क्या सनातन का अपमान करने से अखिलेश यादव को मुस्लिम वोट की गारंटी मिल जाएगी? क्या अखिलेश यादव को यह गलती बहुत भारी पड़ेगी? 2027 में हिंदू अपने वोट की ताकत से क्या इसका बदला लेंगे? अखिलेश यादव आगरा में मुगल म्यूजियम क्यों बनवाना चाहते हैं? क्या अखिलेश को अब समझ में आ गया है कि पीडीए का सिर्फ एक ही उनके पास बाकी है? अगड़े पिछड़े दलित अब उनके झांसे में नहीं आने वाले। इस पर आपको दिखाते हैं डिटेल में एक रिपोर्ट। अखिलेश यादव ने शिवलिंग का मजाक उड़ाकर क्या बड़ी गलती कर दी? मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। मुस्लिम वोट के लिए मुलायम खानदान कब तक करेगा सनातन का अपमान? सच में हमारा मानना है, हमारा भरोसा है कि वहां पर एक शिवलिंग है, उसकी खुदाई के लिए हम सब लोगों को तैयारी करनी चाहिए। अखिलेश यादव की ये हंसी उनके राजनीतिक करियर पर ग्रहण लगा सकती है। (2027) में हिंदू उन्हें माफ कर देंगे या साफ कर सजा देंगे? इसका पहला सैंपल अभी देख लीजिए। अखिलेश के बयान से हिंदू कितने आहत हैं। वो पूछ रहे हैं इंडिया अलायंस आखिर कब तक अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए हिंदुओं की भावनाओं को चोट पहुंचाएगा। अब दूसरा सैंपल देख लीजिए। हिंदू पूछ रहे हैं मुल्ला मुलायम के बाद अखिलेश को क्या कहा जाए। अब तीसरा सैंपल देख लीजिए। अखिलेश यादव की हताशा चरम पर पहुंच गई है। अब चौथा सैंपल देख लीजिए। क्या अखिलेश यादव का दिमागी संतुलन बिगड़ गया है? क्या ये हाई डोज का असर है? क्या उनकी हिम्मत है कि मस्जिद के बारे में ऐसे अल्फाज जुबान से निकाल सके? अब पांचवा सैंपल देखिए। लाल टोपी पहनकर हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने वाले अखिलेश अब हमेशा विपक्षी बेंच पर ही बैठेंगे। उन्हें मेंटल अस्पताल में इलाज की जरूरत है। हिंदू ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अखिलेश यादव एक तरफ संभल में मुसलमानों को 5-5 लाख के चेक बांट रहे हैं, दूसरी तरफ लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास में शिवलिंग की खुदाई की बात कर सनातन का मजाक उड़ा रहे हैं। अखिलेश ऐसा करके मुसलमानों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस पीडीए के 85% वोटर के साथ होने का दावा अखिलेश करते थे, अब पूरी ताकत उन्होंने सिर्फ ए यानी अल्पसंख्यक को बचाने में झोंक दी है। उनकी कोशिश है कि 2027 में कम से कम उनका MY मुस्लिम और यादव कॉम्बिनेशन बना रहे, जिसे उनके पिता मुलायम सिंह यादव ने बनाया था, जिसकी बदौलत 3 बार मुलायम सिंह यादव चीफ मिनिस्टर बने और एक बार खुद अखिलेश यादव। संभल इसकी सबसे हॉट प्रयोगशाला है। अखिलेश यहां
मुस्लिम वोट गिन रहे हैं, 5-5 लाख में वोट का सौदा कर रहे हैं। अखिलेश का डेलीगेशन जिन्हें आज चेक बांटने पहुंचा है, राहुल गांधी उन्हें दिल्ली बुलाकर पहले ही थैली भेंट कर चुके हैं। फोटो सेशन की तस्वीरें मीडिया में वायरल है। योगी यहां मंदिर और कूप ढूंढ रहे हैं, सनातन का वैभव वापस लौटाकर हिंदू जोड़ रहे हैं। संभल के रास्ते अखिलेश 2027 के लिए 20% मुस्लिम वोट सॉलिड करने में लगे हैं। योगी यहां 80% सनाती वोटर में एक भी अखिलेश के लिए छोड़ना नहीं चाहते। योगी 80% के अकेले दावेदार हैं, जबकि अखिलेश के 20% पर जबरदस्त खींचतान और बंटवारा है। अखिलेश के 20% मुस्लिम वोट पर राहुल गांधी, मायावती, असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर दावा ठोक रहे हैं। अखिलेश को मुस्लिम वोट इसलिए मिलता है कि उनके पास 10% यादव का बेस वोट है। यही बात मायावती और चंद्रशेखर के साथ भी है। उनके पास भी 21% दलित का बेस वोट है। 2027 में अगर मुसलमान चले गए तो अखिलेश के पास जीतने की हैसियत नहीं बचेगी। अखिलेश पीडीए के सिर्फ ए पर फोकस कर रहे हैं। 2012 में समाजवादी पार्टी को 39% मुस्लिम वोट मिले थे। 2017 में समाजवादी पार्टी को 55% मुस्लिम वोट मिले थे। 2022 में सपा को 80% मुस्लिम वोट मिले थे। मतलब पिछले 3 चुनावों से यूपी में मुसलमानों की फर्स्ट चॉइस समाजवादी पार्टी रही है। 2024 के उपचुनावों में मुसलमानों ने अपनी चॉइस बदल दी। नतीजा 65% मुस्लिम आबादी वाली कुंदरकी में अखिलेश यादव के कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई। अगर यही ट्रेंड 2027 तक कायम रहा तो अखिलेश ना घर के रहेंगे ना घाट के। इसी ट्रेंड को रोकने और तोड़ने के लिए बीते 24 घंटे में उन्होंने औरंगजेबी सोच को जमकर हवा दी। आगरा में मुगल म्यूजियम का रोना भी रोने से नहीं चूके। यूरोप के बहुत बेहतरीन आर्किटेक्ट डेविड चिपरफील्ड, वो बर्लिन में रहते थे, उनकी ऑफिस बर्लिन में थी। हमारे एक साथी से परिचय हुआ, हम लोग उनके पास गए और उनका प्रेजेंटेशन देखा मुगल म्यूजियम को लेकर के, और वो काम आगे बढ़ाया समाजवादी सरकार में हम लोगों ने। यहाँ पर बहुत सारे साथियों को पता होगा कि देश का सबसे बेहतरीन म्यूजियम आगरा में बनने जा रहा था। उसका सिविल वर्क पूरा हो गया, जितना कुछ सिविल वर्क होना था पूरा हो गया, लेकिन जैसे ही सरकार गई वो भी काम वैसा ही का वैसा अधूरा पड़ा हुआ। अखिलेश मुसलमानों को खुश करने के लिए आगरा में जहां मुगल म्यूजियम बनवा रहे थे, अब योगी वहां छत्रपति शिवाजी महाराज का म्यूजियम बनवा रहे हैं। योगी एक नहीं 10 बार कह चुके हैं, देश राम और कृष्ण की परंपरा से चलेगा, औरंगजेब और बाबर की सोच से नहीं चलेगा। में एक म्यूजियम बन रहा था, उसका नाम था मुगल म्यूजियम। मैंने कहा भी मुगल म्यूजियम आज के दिन पे, मैंने कहा इसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज का म्यूजियम रखो। हमारा संबंध छत्रपति शिवाजी महाराज से है, हमारा संबंध मुगलों से नहीं है। अब सवाल उठता है कि अखिलेश ने संभल के बाद आगरा के मुगल म्यूजियम का मुद्दा क्यों उठाया। क्या अखिलेश को मुस्लिम वोट खिसकने का डर सता रहा है? दरअसल 2027 के वोट युद्ध में योगी के पास महाकुंभ, राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, मथुरा धाम का विकास, संभल के तीर्थों का विकास जैसे कामों की लंबी लिस्ट है, जो 2027 में हिंदू वोट को एकजुट करने में बहुत मदद करेगी। अखिलेश के पास ऐसा कोई सॉलिड मुद्दा नहीं है जिससे वो मुस्लिम वोट की रेस में सबसे आगे दिखें। लिहाजा उन्होंने संभल को राजनीति का सेंटर बनाया। पुराने मंदिरों और तीर्थ से जुड़े कूपों की खुदाई करके योगी ने उनके सेंटर को ध्वस्त कर दिया। जब तुष्टीकरण का कोई एंगल काम नहीं आया तो अखिलेश सीधे सनातन के विरोध में कूद पड़े। ऐसा पहली बात नहीं है। वो हिंदुओं के सबसे बड़े आस्था के केंद्र राम मंदिर नहीं गए,
भव्य दिव्य महाकुंभ पर खर्च को लेकर बयानबाजी की। अब बाबर और औरंगजेब का गुणगान करना शुरू कर दिया। अखिलेश ने मुस्लिम वोट बचाने के लिए सनातन विरोध में अपनी पूरी टीम को लगा दिया है। कि भाई सनातन के सबूत मिल रहे हैं संबंध में। देखिए, जो भी कुछ मिल रहा है, मैंने कई जगह ये बात पहले भी कही है कि 1947 से पहले नेशनलिज्म नहीं था। हमारा देश एक देश के रूप में नहीं जाना जाता था, एक रिपब्लिक नहीं था। तब राजशाही शासन थे। जब जो राजा बनता था वो अपने मन से सारी व्यवस्था बदल के, सब कुछ बदल के वो राज करता था। लेकिन मैं बार बार आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि अब हम एक देश, लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेसी है, हमारा देश एक संविधान से चलता है। किसी राजा की मनमानी अब नहीं चलेगी। तो जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको मानना पड़ेगा। यूपी में 143 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान निर्णायक हैं। 73 सीट पर मुस्लिम वोट 30% से ज्यादा है। 70 सीट पर मुस्लिम वोट 20 से 30% के बीच है। मुरादाबाद और रामपुर में मुस्लिम 50% से ज्यादा है। उपचुनाव से ऐसे इंडिकेटर मिले कि मुसलमान अब विकल्प तलाश रहा है। समाजवादी पार्टी से उसका मोह भंग हो रहा है। अखिलेश की तुष्टीकरण वाली राजनीति से तौबा कर वो योगी की संतुष्टिकरण वाली राजनीति के साथ चलना चाहता है।